अच्छा, हाँ एक तो मेरा भी अभी भी दो दो क्वेश्चन पेंडिंग है मेरे दिमाग में, जी पूछिए। क्विकली। फर्स्ट, कौन महानुभाव थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म इंसर्ट कराया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया वो के? तो इंदिरा गांधी थी ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाने वाली, ठीक कह रही है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमारा आर्टिकल 25 है, उसका जो क्लॉज 2 है, जिसमें हमने बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट को बाईपास करके हिंदू हिंदू रिलीजन पे टैप मारा, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही है बेसिकली। तो ये किसने किया था? देखिए, इसको ऐसा समझना पड़ेगा। अगर आप पूछेगा क्या सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ कि क्या हमारे प्रियम्बल में हमें सेक्युलर, देखिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं यूज करता। नहीं करता? हाँ, आपको अगर चाहिए मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा। नहीं अमेरिका नहीं का, करता है। मतलब जब हम लोग यहाँ पे सिटीजनशिप के प्रोसेस से जा रहे थे तो वो हमने लर्न किया। हाँ, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स, आप उनका प्रियम्बल भी पढ़ ले, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स सेक्युलर। हाँ, नहीं। वो क्लियर है, मैं मतलब मालूम है। तो अब फिर सेक्युलर क्यों यूज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया? ये एक फ्रॉड था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था कि क्या हमें सेक्युलर बनना चाहिए। ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है रशियन, यूएसएसआर कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट है। जितनी कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं आपको उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड दिखता है। कंट्रियों के उसमें वर्ड सेक्युलर नहीं दिखता। और ऊपर से सोशलिस्ट भी डर है, सोशलिस्ट और सेक्युलर। हाँ, वहां भी सोशलिस्ट होगा, वहां सेक्युलर मिल जाएगा। ये एक रशियन कॉन्सेप्ट है। ये एक जो मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और ये कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली। हाँ, ये कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है। आपको जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, उसमें पहला वर्ड ही गॉड है। बेसिक लॉ कहते हैं उसको। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, लेकिन उनका जो उनका कस्टम एंड कन्वेंशन, उसमें इक्लेस्टिकल एस्टैब्लिशमेंट जो मैंने आपको दिखाया, जो भारत में स्थापित करने जा रहे थे, उसका बहुत बड़ा रोल है। दे आर एज गुड एज किंग। उसके बाद आप चले जाए इसमें क्या नाम है, बाकी कंट्रीज में कोई नहीं कहता अपने आप को यूरोप में कि हम सेक्युलर हैं उस तरीके से। लेकिन हालांकि फ्रांस के लोग मानते हैं, वो उनका जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा दूसरे तरीके का है। लेकिन ये मेनली जो है ये एक कम्युनिस्ट आइडिया। आपको जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलेंगी, दे यूज द वर्ड सेक्युलर। क्योंकि सेक्युलरिज्म से क्या कहते हैं, वो कल्चर को नहीं मानते कम्युनिस्ट, वो कल्चर को उठाड़ के फेंकना चाहते और इंडिया तो है ही बेसिकली कल्चर। इंडिया से कल्चर हटा दिया तो क्या बचेगा? आज तो आप वही है ना, फिर जैसे इंडिया भी 3 पार्ट में जैसे बात होती है कि भाई भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। क्योंकि भाई भारत तो जो है बसता है अपना देहात में, और इंडिया जो है अपना मॉडर्न हो गया, और हिंदुस्तान हो गया पास्ट। तो ये जो बेसिकली जो कॉन्ट्रडिक्शन है तीनों में, वो कैसे हो गया? वो बेसिकली कम्युनिस्टों का अलग होता है कि इंडिया जो है वो शहरों वाला रिच इंडिया है और गाँवों में रहता है। वो बेवकूफ, उनकी भी कॉन्सेप्ट में जो इंडिया का कल्चर है वो गाँवों में ही प्रिजर्व होता है। तो उनके हिसाब सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 3 थ्योरी है। एक वो सेक्शन है सैफ अली खान जैसे टाइप के लोग, वो आपको मिल जाएंगे कि इंडिया तो बनाया ही नहीं। वो बेसिकली मानते हैं मुगलों ने इंडिया को बनाया। उनका इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है, ये जो ब्रिटिशर्स को या वो मानते कि एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर में जब तुम रह रहे हो तभी इंडिया हो। अगर तुम एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर में सारे टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं है तो तुम इंडिया नहीं हो। वो फेडरलिज्म को समझते ही नहीं। उनके हिसाब से अमेरिका एक कंट्री नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक कंट्री इसलिए नहीं हो सकती कि हर अमेरिकन स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेरिकन स्टेट में सारी की सारी जो पावर ऑफ, जिसे कह लीजिए जो पावर जो नहीं दी गई है यूनियन ऑफ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो सारी पावर जो है वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जिसको हम रेसिडोरी पावर कहते हैं। तो उनके हिसाब से अमेरिका एक स्टेट नहीं है, क्योंकि अमेरिका कभी भी एक उस तरीके से लेना कि भाई अगर टेस्ट ये है कि अगर अमेरिका एक है तो इनके इतने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? जैसे यूरोप में तो हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका एक कंट्री है मगर इसके हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको अमेरिका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बंदे को, पुलिस को ले जाना होता है तो उसको, उस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। आपको एक्स्ट्राडिशन कराना पड़ता है। इंडिया में वो है, वो एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है, वो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज है। इंडिया शुरू से फेडरलिज्म की भावना को समझता था। फेडरलिज्म कोई अमेरिका की देन नहीं है। सही बात है। जब 16 महाजनपद की बात करते हैं तो आप बात करते हैं फेडरलिज्म। जब चाणक्य जो कि पढ़ाता था तक्षशिला, जो आज की प्रेजेंट डे खैबर पख्तूनख्वा में है, वो तक्षशिला से उठ के मगध आता है जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है।
और वो ये कहता है कि तुम मगध में सबसे बड़े शासक हो भारत में आज की डेट में, तुम्हारा सबसे बड़ा टेरिटरी है, तुम सारे राजाओं को इकट्ठा करो और यमन से आ रहे अलेक्जेंद्र से लड़ाई लड़ो, सीमाएं। तो वो ये समझ रहा है ना कि फेडरलिज्म क्या होता है। सही बात है। फेडरलिज्म की समझ यूरोप में, मैं जब पीएचडी करने गया था तो मेरे प्रोफेसर ने, मैंने स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करी, तो मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में ये कहा गया कि भाई देखिए ये स्कॉलरशिप तो पीएचडी इन इंटरनेशनल लॉ पे है, यदि आपके पीएचडी का सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरा कंपैरेटिव एस्पेक्ट भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव एस्पेक्ट भी था, इंटरनेशनल लॉ। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रोफेसर साहब ने पूछा कि भाई ये बताइए कि आपका जो थीसिस का प्रपोजल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल लॉ का है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है, पहले आप मुझे ये बता दो। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा आई वांट टू नो ईयू लॉ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फेडरल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अगर आप मुझे ये बता देंगे कि यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ है या वो फेडरल लॉ है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात। पॉइंट ये कि चीजें इतनी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में होती नहीं है जितनी है। सेम चीज विद द इंडिया। ये जो एक जॉन ऑस्टिन करके स्कॉलर था, उसने जूरिस्प्रूडेंस में लिखा कि लॉ क्या होता है। उसने कहा लॉ एक कमांड होता है सॉवरेन का। तो अब आपको दो चीजों पे एनालिसिस करना पड़ेगा, कमांड क्या होता है और सॉवरेन क्या होता है। ठीक है ना। उसने कहा सॉवरेन वो होता है जो जिसकी बात तो सब माने पर वो किसी का ना माने। आप समझ रहे हैं, सॉवरेन वो है जिसकी बात तो सब माने। वो 10 कमांडमेंट वाले गॉड टाइप के सॉवरेन को समझ रहा, और उसकी बात कोई ना माने। यही जो माइंडसेट है ये आपको इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में दिखती है कि जो इस तरीके का अगर पॉलिटिकल सेटअप नहीं है जहां एक राजा जिसकी सब मान रहे हैं मगर वो राजा किसी की नहीं मान रहा है, तो फिर वो एक सेटअप में नहीं है। तो ऑस्टिन की किताब में उसने कहा अमेरिकन जो है वो वहां पे लॉ नहीं है, पॉजिटिव लॉ नहीं है। क्यों नहीं है जी? उन्होंने कहा भाई उनके यहाँ तो पावर का सेपरेशन है, क्योंकि चला एक सॉवरेन पार्लियामेंट है, दूसरा सॉवरेन जो चला जुडिशियरी है, जुडिशियरी पार्लियामेंट के लॉ को हटा देता है। यूके में तो उल्टा है, यूके में पार्लियामेंट जो इतनी सॉवरेन है कि वो जुडिशियरी की कोई औकात ही नहीं है। जुडिशियरी डज नॉट हैव अ पावर टू सिंपली आउटलॉ द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दे डोंट नो सेपरेशन ऑफ पावर। उनका पार्लियामेंट सॉवरेन है, उनका यूनिटरी सिस्टम है, सब पार्लियामेंट के अधीन है, पार्लियामेंट की बात सब मानते हैं, पार्लियामेंट किसी की बात नहीं मानता, जुडिशियरी की भी बात नहीं मानता साला पार्लियामेंट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था भाई, कभी नहीं था ऐसा। ये जो एब्सोल्यूटिज्म इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो कभी नहीं था। हमेशा से यहाँ पे कन्नौज, कौशाम्बी और ये जो, अगर आप जो बच्चे सुनेंगे कभी इसको 16 महाजनपद होते हैं, आपने भी नाम सुना ही होगा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अग्ना, मगध, काशी, कोसाला, वाजी, मल्ल, चेडी, वत्सा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गांधारा, कंबोज, ये सारे आपके, दिस इज व्हाट यू कॉल 16 महाजनपद। यही इंडिया था। इनका सम टोटल इंडिया, जैसे आज भी क्या इंडिया सम टोटल इंडिया की डेफिनेशन आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आप बेसिकली कह रहे हो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द 16 महाजनपद ऑफ द स्टेट। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये जो 10 कमांडमेंट टाइप की फीलिंग लेकर के आया है कि गॉड का जो सॉवरेनिटी वाला ये लेके आया है, डिवाइन सॉवरेनिटी वाला, कि सब एक चीज के अंदर में हो जाओ। पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान जब अलग हो गया तब से वो एक पाकिस्तान रहेगा, कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, सारी कौमें, क्योंकि उम्मा कौम से नफरत करती है। इस्लाम में कौम का कोई वो नहीं है। कौम से एक मुस्लिम है वो कौम को गंदा समझता है, वो तो है ही। कर हो जाओ, एक बना दो पाकिस्तान को, कोई फेडरलिज्म नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। 1 साल नहीं चल पाएगा। आगे फेडरलिज्म पे आज कौमी क्या हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत, जिसको सूबाई कहते हैं, बेसिकली कौमी है। और कौमी असेंबली कहते हैं पाकिस्तान, नेशनल जिसको हम पार्लियामेंट, उसको कौमी कहते हैं, और जो रियल कौम है उसको सूबाई कहते हैं, सूबाई बोल देते हैं। लेकिन आगे उसी औकात पे नहीं चला पाए ना कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और बाकी गवर्नमेंट नहीं होगी। अपनी ही तुम डेफिनेशन को नहीं लगा पाए और टीवी पे बैठ करके बोलते हो इंडिया कभी एक नहीं था। तुम एक हो, दो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल पे चलते हो ना। सही बात। तो
प्रॉब्लम ये है कि कई थ्योरीज आई और दैट्स व्हाई द बुक दैट आई एम राइटिंग इट्स इंपॉर्टेंट कि इतनी सारी कंफ्यूजन पैदा कर दी लोगों ने और उस कंफ्यूजन का जवाब नहीं मिला एंड देन समहाउ आई थिंक आई गेट द आंसर्स और इसलिए मैं उसको बिफोर आई डाई आई वांट टू कंपाइल इट कि ये सारे आंसर यंग जनरेशन के पास हों ताकि उनको पढ़ने का मिले, उनको समझने का मिले दैट जिस चीज में वो रहते हैं उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है एक्चुअली, ये यंग इंडियंस के लिए मतलब बहुत जरूरी है कि वो अपने पास्ट को देखें, समझे, और कि भाई इतना जो रिच पास्ट है, हम मतलब ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि मतलब एक जैसे भाई बोलते ना कि हमारे यार पास्ट बहुत अच्छा था अपना, ये सब मतलब ख्याली पुलाव, उसका एक्चुअली समझने की जरूरत है कि जो पास्ट से है उसमें रहो मत, बट उससे सीखो, उससे सीखना बहुत जरूरी है। और ये उसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, करेक्ट हिस्ट्री। अब हमारे को जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो लेफ्टिस्ट चश्मे से पढ़ाई गई है, तो हमारे को ट्रू हिस्ट्री तो पढ़ाई ही नहीं गई ना। ना हमारी हिस्ट्री हमारी है ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम बच्चों को पढ़ाते हैं रोमन, अगर इफ आई वुड हैव एवर हैड एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर आई वुड लाइक गिव अ प्रेजेंटेशन कि पहले तो तुम लीगल स्टडी ठीक करो। आपकी हाँ जुडिशरी में जो बच्चे आ रहे हैं वो उनको आप रोमन लॉ, कॉमन लॉ, ये लॉ पढ़ा रहे हो, इंडियन लॉ है ही नहीं उसमें, और जो सोसाइटी है सारी इंडियन है। सही, एग्जैक्टली। सोसाइटी जो है मल्टीपल गॉड में मानते हैं और आपके प्रिंसिपल सारे के सारे कॉमन लॉ वाले, ब्रिटेन वाले जो कि एक लॉ में मानते हैं। एक्लेस्टिकल एस्टेब्लिशमेंट वाले लॉ आप वहां लगा रहे हो जहां पॉलिटिज्म चल रहा है। सही बात है। सो पॉइंट है कि लीगल एजुकेशन, मेरे हिसाब से इंडिया को अगर कुछ चाहिए तो एजुकेशन सिस्टम का रीहॉल होना चाहिए, वरना बड़ा देर हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम तो खैर बहुत जरूरी है। स्कूल सिस्टम को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। एक सिलेबस बताओ, एक करिकुलम बताओ, बोर्ड कई हो जाए पर करिकुलम और सिलेबस एक रहेगा। उसमें गवर्नमेंट जो प्रोविजनल हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, उनको एक पावर दीजिए कि वो अपनी हिस्ट्री को बच्चों में इंट्रोड्यूस कराएं। हिस्ट्री का जैसे भाई जो केरल में है, जो मलयालम है, जो तेलुगु है, जो तमिल है, वो सब ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी एक कॉमन इंडियन हिस्ट्री जो है वो सबको बताई जाए। करेक्ट। जैसे लैंग्वेज है, हर बच्चा अपनी भाषा, मातृभाषा कंपलसरी कीजिए कि वो तमिल, तेलुगु, ये आंध्रा, ये जो भी बंगाली, ये सब भाषा वो कंपलसरी सीखे। नहीं, उस हिसाब से एक्चुअली जो नई एजुकेशन पॉलिसी में मेरे को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अच्छा लगा। हाँ, कि भाई तुम अपनी मातृभाषा सीखो, इंग्लिश सीखो, और एक और कोई और सीखो, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हाँ और भी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने में तुम सिमट के मत रहो। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा लगा। हाँ देखिए, अब अच्छे खुशी की बात ये है कि हिंदी इतनी अब परकोलेट हो चुकी है भाई फिल्मों से और इससे वो, और लोग अब ये भी है ना कि लोग उस तरीके से नहीं है कि बेंगलोर में सिर्फ कन्नडिगा रह रहे हैं और मद्रास तमिलनाडु में सिर्फ तमिल रह रहे हैं। अब मिक्स हो रहा है पॉपुलेशन, मिक्स हो रहा है बहुत ज्यादा। अब आप देखिए नोएडा में कई जो साउथ के बच्चे आके सॉफ्टवेयर फर्म्स में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में कई नॉर्थ इंडिया के बच्चे जाके काम कर रहे हैं, तो वो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहा है बहुत ज्यादा। अब वो धीरे धीरे आने वाले 150 साल में इंटरकल्चरल मैरिजेस और ये सब होंगे। तो उससे क्या होगा ना कि एक फिर जो ये जो डिस्टेंसेस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने भाषाओं के नाम पे किया था उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, और थोड़ा कम होगा, धीरे बहुत कम हो रहा है जी। सक्सेस ऑफ, और वो हम्बल्ड करता है ना फिर जो आपका, जैसे राजा मौली साहब ने एक समय कहा था कि भैया व्यवहार अच्छा है, झंडू है। आज उनको उनकी सक्सेस जो मिली, बाहुबली सक्सेस, बाहुबली 2 सक्सेस, RRR सक्सेस, सारी हिंदी भाषा में। उनको भी तो अब वो भी तो हम्बल हो गए। तो पॉइंट ये है कि भारतीय जो हिंदी है वो घुस जाएगी सिस्टम में, क्योंकि वहां के लोग भी सम्मान करते कि यार हमारी ही भाषा है। अब उतना वो लड़ना नहीं चाहते। कुछ एक राजनीतिक दल है जो इसको मौका बना के कुछ एक उसमें मुद्दा बना देंगे, वो भी आई थिंक वो कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु है, एक दो लोग पिट आ जाए, एक दो लोग मर मुरा जाए, गलती से मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और बाय एंड लार्ज अब लोग इंडियन आइडेंटिटी को असर्ट करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो रेजिस्टेंस, वो खुद अब उस चीज से वो दूर होना चाहते हैं जो उनको दूर करती है इंडियन। जैसे बड़ा अच्छा मुझे लगा था रमेश जी, जब हमारे जो वो थे विपिन रावत साहब, जब अनफॉर्चुनेट देहावसान हो गया था वो फ्लाइट में, वो हेलीकॉप्टर से, तो इनका, अरे जनरल बिपिन रावत थे ना, बिपिन रावत, PDS जो थे। तो
वो जब उनकी डेड बॉडी जो भी मिली थी वहां से, जब उसको ऊटी के सड़कों से ले जाया जा रहा था, पूरा ऊटी शहर आ गया था सड़क पे। स्वेच्छा से आया, ये कोई नेता तो था नहीं कि भैया हम टीवी देंगे और ये देंगे मैं वोट दूं। स्वेच्छा से उनकी जब वो जा रही थी, सारा ऊटक मंड शहर जो था, या ऊटी शहर या जो भी शहर था, वो रोड पे खड़ा था। वो मैंने देखा टीवी पे। ये है भारत माता का पावर। बंदा तो उत्तराखंडी था, बंदा तो उत्तराखंडी था ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं था यार तमिल से, न भाषा आती न कुछ। सही बात है, सही बात है। लेकिन चूंकि वो भारत का सेनापति था और ऊटी के लोग अपने आप को भारतीय मानते थे, वो वहां खड़े हो गए। सही बात। आज पाकिस्तान अब सेना की आइडेंटिटी को लेके, सेना की लॉयल्टी को लेके स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया में वो केस नहीं है। नहीं, इंडिया में नहीं है। तो आप इसकी महत्ता को समझिए, इसके फीलिंग को समझिए। स्वेच्छा से लोग रोड पे आ गए अपने सेनापति को वो देने के लिए। सही बात। तो दिस इज व्हाट एसिमिलेशन इज डूइंग टू इंडिया, स्लोली। कम्युनिज्म की थ्योरी, बिकॉज देखिए मैंने कहा ना, सच को, कम्युनिज्म को प्रोपोगेंडा चाहिए, लाइज चाहिए। दे आर बेसिकली थ्राइविंग ऑन लाइज। उसको कैप्चर करना बहुत आसान है। मेरे जैसे 3-4-10 और लोग जो होंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो लाल आके दिखा देंगे कि ये है, तुम डिसाइड। नहीं, बट वो सुनना ही नहीं चाहते ना, वो नहीं सुनना चाहते, उनके लिए है ही नहीं। देखिए ये जो होता है, वो तो डिनाई करेंगे ना, लेकिन बाकी के लोग सुन रहे हैं। उनको मुझे सुनाना भी नहीं, उनका माइंडसेट बन चुका है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उनको तो चेंज नहीं कर सकते ना, सही बात है। वो किसके लिए रहा है? जब 18 साल का बच्चा वोट देने जाएगा, वो अभी फॉर्मेटिव एज में है। हमारा आपका तो बन चुका है जो बनना है, हमें आपको कौन जाके प्रभावित कर रहा है? सही बात है। पर आपका घर का बच्चा किस तरफ चला जाएगा, इसकी गारंटी तो आप भी नहीं ले सकते। तो वो उसके लिए ये थॉट प्रोसेस हो रही है, इसलिए उसको घर में शिक्षा देना बड़ा अच्छा। मैंने कहा था कि घर का नाम बड़े रामायण हो। मैंने सुना। लेकिन दूल्हा जहीर आ सकता है, कोई बुराई नहीं है जहीर में, अगर जहीर भी भारतीय, लेकिन अगर वो भारतीय परंपरा को नहीं माने फिर। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो आइडिया है उसमें कास्ट सिस्टम नीड्स टू डाइल्यूट। शादी विवाह तक रखना हो तो रखो, मैं तो उसमें भी नहीं मानता। उसमें भी नहीं जरूरत है, सही बात है। क्योंकि वो एक्चुअली एक मतलब बहुत ही गंदा सिस्टम हो गया वो लोगों ने, मतलब जो भी है, खैर क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। वर्ण व्यवस्था पे भी एक डिस्कशन रखना चाहिए हम लोगों को। हाँ नहीं, कास्ट व्यवस्था को तो जाना चाहिए। तो इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, वो तो जाना चाहिए उसको। मैं ये बात कह दूं, कास्ट सिस्टम पर से आइडिया बुरा नहीं है, वर्ण सिस्टम आइडिया बुरा नहीं है, मगर उसका नहीं, बट उसमें ये था ना कि अब जो वो तो मतलब आदमी जो करता था वो बेसिकली था। हाँ भाई, तो फिर वापस जाओ, फिर वही बात है। अगर इस पे रहना चाहते हो तो फिर ब्राह्मण, किसी शूद्र का बच्चा भी ब्राह्मण बनेगा। एग्जैक्टली। अब जैसे हम लोग ब्राह्मण है तो मतलब बचपन से, मतलब बर्थ से ब्राह्मण है, बट हम कर तो रहे हैं सर्विसेज ना, तो बेसिकली हम तो काम तो मतलब सर्विसेज वाला स्वैश कर रहे हैं। मैं तो खैर अपने आप को ब्राह्मण कह सकता हूँ, लेकिन आप लोग शूद्र का काम। पॉइंट ये है, क्योंकि सर्विस देना। एग्जैक्टली। मैं एज अ लॉयर बन जाऊंगा तो मैं शूद्र का काम करूंगा, तो एग्जैक्टली तो होना कोई मेरे लिए, अब ये सम्मान की बात होगी, मैं प्राउड शूद्र। हाँ, क्योंकि सर्विस देना, अपनी सर्विस दे रहे ना हम तो मैं अगर जब शिक्षक हूं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन जब रिसर्चर हूं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन जब मैं एज अ लॉयर हूं, एग्जैक्टली, तब मैं शूद्र हूं। एग्जैक्टली। तो वो जो बेसिकली कर दिया गया ना कि ये यही काम करेगा, नीच काम करेगा तो ये नीच है, ये जो क्या, इस चीज को खत्म होना बहुत जरूरी है। वो भी बेवकूफ थे, कौन सा काम नीच होता है? तुम्हारी टट्टियां साफ कर रहा है वो नीच, वो एग्जैक्टली। तुम खुद तो नहीं कर पा रहे। सही बात है। तो उच्च काम तो वो कर रहा है, नीच काम तो तुम कर रहे हो, क्योंकि तो गंदगी तो तुम फैला रहे हो। बड़ा अच्छा मैंने कहीं सुना था, वो बड़ा वो था कि मम्मी वो कूड़े वाला आया, तो मम्मी ने कहा बेटा कूड़े वाला वो नहीं, कूड़े वाले हम है, वो तो सफाई। सही बात है, ये सही बात है। तो वो जो शूद्र था, नीच काम वो नहीं कर रहा था, नीच काम तो तुम कर रहे थे ना। अगर तुम्हारा ये था कि तुम कर रहे हो, तुमने तो ढंग से नहीं साफ करी ना उसको। सही बात है। उसने उच्च काम किया, और क्या। वो एक सोसाइटी का जो बेसिकली बनाया गया ना, वो बहुत जरूरी था कि साफ किया जाए उसको। यस नहीं, कास्ट सिस्टम इस फॉर्म में, इस प्रेजेंट फॉर्म में नहीं रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण में घर में कुल में पैदा हो गए तो भैया हम नहीं, किस बात के ब्राह्मण हो यार, मतलब ऐसा बर्थ से क्या होता है, मतलब बर्थ से क्या होता है? यस, कर्म कीजिए, उस तरीके का जीवन जिए। ब्राह्मण को तो पैसा होना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण तो दरिद्र होना चाहिए। इससे तो हमें आप अभी एग्री किए। अगर आप ब्राह्मण भी हैं और रिच भी हैं तो फिर तो प्रश्न तो उठेगा ना, क्योंकि आप
भी नहीं है और दरिद्र भी नहीं है। सही बात है। तो ब्राह्मण का निशानी दरिद्रता है, लेकिन फिर समाज उसको खिलाएगा पिलाएगा पोषण करेगा, उसको सम्मान देगा, फिर वो उच्च बनना, क्योंकि भाई उसको पैसा आपने ले लिया, उसको दरिद्र आपने बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर समाज उसको वो उस आसन पे उठाएगा कि जहां ये उसकी दरिद्रता है वो इमेटेरियल हो जाती है, क्योंकि वो फिर समाज में ज्ञान का प्रसार, लेकिन वो उस लायक तो हो। बट वो हमें तब सब में आएगा ना कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य और हम बात करते हैं ना, अभी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य की, भाई चाणक्य क्या को क्यों वो इतना सम्मान देते थे? क्यों देते थे? क्योंकि उसकी नॉलेज की वजह से ना, कि भाई क्या है, बाकी नहीं तो ब्राह्मण की वजह से तो नहीं देते थे। वो जो उनकी नॉलेज थी। आज मैं ये कहूंगा वो ब्राह्मण तभी थे, ब्राह्मण होने में हाँ मतलब वो तो खैर मतलब अलग चीज है। उनके वो काम की वर्ण वजह से व्यवस्था भाई, जो थी उसका वो मॉडस ऑपरेंडी था बेसिकली। नहीं, जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रमेश जी और सानू जी, उसका नाम तो देंगे ना। नहीं मैं मतलब जो बर्थ की बात कर रहा हूँ कि मतलब सिर्फ बर्थ बर्थ, वाला तो बकवास है, बर्थ वाला तो वही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है, हम बात, आई एग्री। ब्राह्मणपन में कोई बुराई नहीं है, ब्राह्मण हाँ में कोई बुराई नहीं है। जो अपना दुनिया छोड़ के रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ब्राह्मणत्व एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, मैं हवेली में रह रहा हूं और दुनिया भर के दुष्कर्म कर रहा हूं, पढ़ाई लिखाई धेले भर की नहीं आती है और मैं ब्राह्मण हूं जी, वो बकवास नहीं, वो सब बकवास है, वो तो नहीं होना चाहिए, वो फिर बेकार की बात है। आप ब्राह्मण में कोई बुराई नहीं है, ब्राह्मण एज अ कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है, आप ब्राह्मण के लायक काम कीजिए, ब्राह्मण बनिए, समाज आपको खुद बना देगा। भाई मैं जानता हूं पढ़े लिखे को समाज मुझे सम्मान मिलता है इसलिए कि मैं जो बातें करता हूँ लोगों को समझ आता है। मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं तो स्ट्रगल करूँ एक मकान बना लूं बड़ी मुश्किल से। तो पॉइंट ये कि आप अगर पढ़े लिखे होते हैं, लोगों को बात समझाते हैं, तो वो आपको सम्मान खुद कर देंगे, लेकिन आप सम्मान मांगिएगा कि हम वो कर्म भी नहीं करेंगे और हम तुमको छोटा भी समझेंगे, तो फिर आप तबीयत से लतियाए जाएगी। वो ये ना कि सम्मान कमाना पड़ता है, एक्चुअली पाना नहीं है, कमाना है। You earn respect, you don't demand respect. You command respect, you don't demand. हाँ, you command respect, not demand. नहीं वो आप बिल्कुल सही है, मैं भी उसमें सहमत हूँ। मेरे तो मैं ये जो बर्थ वेज सिस्टम है नहीं, अगर कोई लड़की है उसको ब्राह्मण है और किसी अगर दूसरे जाति से प्रेम है तो बहुत खुशी खुशी आपको विवाह करना चाहिए। हाँ लड़का लायक बिल्कुल लायक सही बात है, वो रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन अगर वो एक अच्छा लड़का है, वो सॉफ्टवेयर में है, वो प्रोफेसर है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, अपना खुद का काम कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि उसकी कास्ट दूसरी है ना, वो बकवास है, ये सब बकवास है वो तो। क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि हमने अपनी जीन्स, वो जो जीन्स आपने प्रिजर्व प्रोटेक्ट अबे काहे की जीन्स, वो तो काहे की जीन्स। हाँ उस जीन्स ने दिया क्या? हाँ तो ये है ना, उस जीन्स से आपका कुछ भला नहीं हुआ। तो अब समय आ गया है कि भारतीयों को एक समझे और आपस में घुलने मिलने दें। आपको ब्राह्मणत्व तो करना है तो फिर उस तरीके के कर्म के बेस पे डिफाइन कीजिए, ये ब्राह्मण, और कोई भी कर सकता है उसको, जो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। भाई आज की डेट में है ना, तो प्रोफेसर शिक्षक तो कोई भी बन सकता है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट शुड बी जी। तो काफी सार्थक चर्चा रही आज हम लोग की। हाँ, काफी अच्छा रहा, मजा आया। हाँ हमारे यहाँ तो दोपहर के 11 बज गए, 12 बज गए हैं। अब आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से आप बताए थे घंटा जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है, यहाँ 1:30 बज गए, रात के 1:30 बज गए, आपके सुबह के 1:30 बज गए। तो आपका संडे अभी शुरू हो रहा है। हाँ हमारा शुरू हो रहा है। हमारा संडे समाप्ति की हो रहा है। अभी से डर लगने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आई थिंक बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी चर्चा रही, तो बाकी फिर किसी दिन और कोई और टॉपिक में जुड़ेंगे। तो धन्यवाद आप सबको जुड़ने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए, तो आखिर जाते जाते सबको यही निवेदन है कि आप और निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज संवाद को, और डॉक्टर साहब के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभिषेक मिश्रा लॉ। अगर आप सर्च करेंगे @अभिषेक मिश्रा लॉ और @आज संवाद, तो आप दोनों चैनल आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब और देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे को प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हम आगे और आपसे भिन्न भिन्न डिस्कशन वगैरह लेके आ सकें। विषयों पे हम आपसे चर्चा करते रहे। जी हाँ, और यदि कोई विषय आपके उसमें है दिमाग में, यदि आप चाहते हैं कि वैसी कोई
विषय वस्तु है जिसपे कि हम लोग मिलकर के चर्चा करें, तो हमें जरूर सजेस्ट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल। और अक्रॉस द ग्लोब ये चर्चा होगी, भारतवर्ष और यूनाइटेड स्टेट वर्ष में। और हम लोग का ईमेल आईडी भी मेंशन है दोनों चैनलों का, तो फील फ्री हम लोग को सजेशन भेजें, टॉपिक भेजें, कमेंट्स भेजें, तो हम लोग कुछ और इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।